मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर बेसहारा पड़ी थी क्योंकि यह बच्चा नाजायज था। मैं खुद नहीं जानती थी कि यह बच्चा किसका है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बच्चे को लेकर एक आश्रय गृह में रहने लगी। एक दिन वहां एक अमीर आदमी दान देने आया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। जब उसने मुझे देखा तो कहा, तुम ही वह लड़की हो जो मेरी अपराधी है। ये सुनते ही मैं डर गई। वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ एक कमरे में ले गया और मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मेरी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन उस आश्रय गृह में फिर वही अमीर आदमी दान देने आया और उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसका चेहरा मेरे बेटे से मिलता जुलता था। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बेटे का पिता कौन है, लेकिन उस व्यक्ति को देखकर मुझे लग रहा था जैसे मेरा उससे कोई पुराना संबंध रहा हो। वह मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया। उसकी मौजूदगी से मैं डर गई थी क्योंकि जिंदगी पहले ही मेरे साथ बहुत खेल खेल चुकी थी और अब मुझ में किसी और परीक्षा से गुजरने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन तभी वह कहने लगा कि मेरा नाम रंजना है। मैं हिंदुस्तान के कोलकाता शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ मैं अपनी बड़ी बहन और माता-पिता के साथ रहती थी। मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परिवार के हर सदस्य को मेहनत करनी पड़ती थी। मेरी बहन शीतल मुझसे 4 साल बड़ी थी और माँ के साथ मोहल्ले में सिलाई का काम करती थी। पिताजी एक छोटे से कारखाने में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेते थे, जिससे हमारा गुजारा मुश्किल से चलता था। उस कारखाने में पिताजी चमड़े के बैग सिलते थे। माँ ने कभी हालात की शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहती थी कि गरीब वह नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, बल्कि गरीब वह होता है जो हालात के सामने हार मान जाए। हमारी जिंदगी साधारण लेकिन सम्मानजनक थी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में अच्छी भी थी। ऊंचे ऊंचे सपने देखना मेरा शौक था। मेरे कई सपने थे कि मैं एक दिन अध्यापिका बनूंगी और अपने घर को बेहतर बनाऊंगी। मैं इतना कमाऊंगी कि पिताजी को काम से छुट्टी दिलवा सकूं और शीतल की शादी भी खुद करवाऊं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जब सपने आंखों से निकलकर हकीकत की जमीन पर उतरते हैं, तो वे अक्सर टूट जाते हैं। हम दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं, लेकिन शीतल की तुलना में मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। वह सादा स्वभाव और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा परिस्थितियों के अनुसार समझौता कर लेती थी और एक सामान्य सोच रखने वाली लड़की थी। लेकिन मेरे सपने बहुत ऊंचे थे। शीतल को जो भी मिलता, वह उसमें खुश हो जाती, लेकिन मैं हमेशा बेहतर और ज्यादा पाने के पक्ष में थी। हम जिस छोटे से घर में रहते थे, कई बार मेरा दिल चाहता था कि मैं उस छोटे आरामदायक घर से निकलकर किसी बहुत बड़े घर में रहने लगूं, क्योंकि मुझे गरीब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी इतने पैसे कमाने के काबिल हो जाऊं कि मुझे दोबारा उस छोटे से घर को देखना ही ना पड़े। इसलिए मैं मन लगाकर खूब मेहनत कर रही थी, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। मैं जल्दी ही अमीर बनना चाहती थी। उस समय शीतल 10वीं कक्षा मैट्रिक की पढ़ाई कर रही थी, जब माँ बाप को यह चिंता सताने लगी कि शीतल अब जवान हो गई है और उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। इसलिए माँ ने रिश्तेदारों से कह दिया था कि शीतल के लिए कोई अच्छा रिश्ता खोजें। मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी कि माँ बाप शीतल की शादी इतनी छोटी उम्र में कर दें और उसे हमारे छोटे से घर से विदा कर दें, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि जब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं और हम अमीर हो जाएं, तो मैं अपनी बड़ी बहन को धूमधाम से विदा करूं। लेकिन माँ बाप मेरी बात सुनकर हमेशा हंसते और मुझे नादान समझते। उन्हें लगता था कि मेरे ख्याल बहुत ऊंचे हैं। शायद इसलिए मैं ऐसा सोचती थी, क्योंकि मैं अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे परिवार की किस्मत मेरी वजह से ही बदलने वाली थी। लेकिन उस किस्मत का रुख बहुत डरावना होने वाला था। माँ तो शीतल के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी, लेकिन हमारे आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि कोई अच्छा रिश्ता मिल पाता। हमारे घर जो भी शीतल के लिए रिश्ता आता, वो लड़का किसी न किसी तरह से अयोग्य होता।
कभी शीतल के लिए किसी मोची का रिश्ता आता, तो कभी किसी ऐसे लड़के का जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करता। माँ बाप ने हर तरह के आम रिश्ते को इनकार किया। शीतल भी चुप थी। वह बेचारी तो वैसे भी सीधी साधी और मासूम सी लड़की थी। उसे तो माँ बाप जहां भी और जिसके साथ भी विवाह कर देते, वह खुशी खुशी विदा होकर चली जाती। लेकिन वह माँ बाप के लिए इतना बोझ भी नहीं थी कि वे उसे ऐसे ही किसी अजनबी के हवाले कर देते। आखिरकार एक दिन रिश्ते करवाने वाली ने माँ को एक रिश्ता बताया। उस लड़के का नाम अजय था और वह दुबई में मेहनत मजदूरी करता था। माँ बाप को लगा कि शायद अच्छा भाग्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अजय की माँ ने साफ कह दिया था कि उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं थी। वे तो बस यही चाहते थे कि लड़की अच्छे स्वभाव की हो। हमें लगा कि हम सौभाग्यशाली हैं। तभी अजय का रिश्ता हमारे घर आया। माँ बाप के मन में इस रिश्ते को लेकर थोड़ा डर जरूर था कि आखिर हमारे जैसे गरीबों के घर में इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है। लेकिन मैं तो अजय का रिश्ता सुनते ही बहुत खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि जब शीतल की शादी हो जाएगी और वह अपने पति के साथ विदेश चली जाएगी, तो मैं भी उससे मिलने विदेश जाया करूंगी, क्योंकि वह मेरी इकलौती बहन थी और फिर मैं भी बाहर जाकर मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमा सकूंगी। इसलिए मैं चाहती थी कि माँ इस रिश्ते से मना ना करें। माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि अजय देखने में सुंदर था ही, लेकिन स्वभाव से भी वह एक समझदार लड़का था। उसका परिवार भी छोटा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोग हमसे किसी भी दहेज की मांग नहीं कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी और ना जाने क्या-क्या सपने देखने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि जब शीतल की शादी अजय से हो जाएगी, तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे और हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। कुछ हद तक मैं बिल्कुल सही थी। हमारे घर की स्थिति वाकई बदलने वाली थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह किस दिशा में बदलेगी। शादी की तारीख तय हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब भी अजय के घर वाले आते, तो मैं दौड़-दौड़ कर उनकी सेवा करती। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि शीतल मेरी इकलौती बहन थी और शादी के बाद मुझसे बहुत दूर चली जाने वाली थी। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि शीतल की शादी किस लड़के से हो रही थी जो हमसे अधिक धनवान था। आखिरकार शीतल की शादी सादगी से हो गई और वह अजय के घर विदा होकर चली गई, जो मुंबई में था। अजय शादी के लिए छुट्टी लेकर हिंदुस्तान आया हुआ था, मगर शादी के एक हफ्ते बाद ही वह वापस दुबई चला गया और अब 2 साल तक उसका लौटना संभव नहीं था। जब अजय दुबई चला गया, तो शीतल भी वापस हमारे पास आ गई। लेकिन शीतल को देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मैं उसे हमारे घर में देखकर उदास हो गई थी कि वह वापस क्यों आ गई और अजय के साथ दुबई क्यों नहीं चली गई, क्योंकि जब तक वह दुबई नहीं जा सकती थी, मैं भला उसके पास कैसे जा सकती थी। मगर शीतल कहने लगी कि अजय कुछ दस्तावेज तैयार करवा रहा है और जब उसका कागजी काम पूरा हो जाएगा, तब शीतल भी उसके पास चली जाएगी। मैं हर रोज शीतल से यही पूछती थी कि क्या उसके दस्तावेज तैयार हो गए या नहीं। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा था, शीतल चुप रहने लगी थी। वह ना तो कोई शिकायत करती, न कोई सपना देखती। वह पहले भी शांत रहती थी, लेकिन अब उसकी चुप्पी एक अजीब तरह की थी, क्योंकि वह मुझसे भी बात नहीं करती थी। बस माँ के साथ किसी न किसी काम में लगी रहती। वह अजय को खत लिखती थी, तस्वीरें भेजती थीं, जिनका जवाब कभी-कभी ही आता था। शीतल की शादी को 6 महीने हो चुके थे। अजय के जाने के बाद शीतल के चेहरे पर एक अजीब-सी गंभीरता छा गई थी। वह पहले की तरह न हंसती थी, न ही मुझसे चंचलता से बातें करती थी। मैं तो दिन गिन-गिन कर बिता रही थी कि कब अजय शीतल को अपने पास बुलाएगा और मुझे भी देश से बाहर जाकर दुबई देखने का मौका मिलेगा, ताकि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकूं, क्योंकि शीतल की किस्मत तो पहले ही बदल चुकी थी और अंततः मेरा इंतज़ार खत्म हो ही गया। एक दिन मुझे यह खबर मिली कि अजय ने दस्तावेजों का काम पूरा कर लिया है और शीतल बहुत जल्द दुबई जाने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मैंने देखा कि शीतल यह खबर सुनकर और भी उदास हो गई थी। जब मैंने उससे उदासी का कारण पूछा, तो वह कहने लगी कि माँ-बाप और मुझसे दूर जाने का दुख उसे उदास कर रहा था। मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। जब किस्मत उस पर मेहरबान हो रही थी, तो वह नाशुक्रा व्यवहार क्यों कर रही थी? उसके पास तो ये मौका था कि वह गरीबी से निकलकर
अमीरों जैसी जिंदगी जी सके। फिर भी वह उदास थी। केवल वही नहीं, बल्कि जैसे जैसे उसके जाने के दिन नज़दीक आते गए, माँ बाप भी उदास होते गए, मगर मुझे उन सब पर गुस्सा आता था। आखिरकार वह दिन भी आ गया, जब शीतल नम आंखों से हम सबको छोड़कर अजय के पास दुबई चली गई। उस दिन माँ बाप की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में वही सपने अमीर बनने के और घर की हालत को बदल देने के। मैंने शीतल से जाते जाते यही कहा था कि मुझे भी अपने पास बुला लेना, क्योंकि मैं भी विदेश की अमीरों वाली जिंदगी देखना चाहती हूँ। लेकिन शीतल कहने लगी कि वह तो मुझसे और माँ बाप से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। फिर मैं ऐसी इच्छा क्यों कर रही थी? उसे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि वह हमारे पास थी। लेकिन उस वक्त मुझे उसकी किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं तो बस विदेश का पैसा कमाना चाहती थी, ताकि अमीर बन सकूं और गरीबी से बाहर निकलकर एक बड़े से घर में अपना जीवन बिता सकूं, जैसा कि मैं हमेशा फिल्मों और धारावाहिकों में देखा करती थी। उस समय हमारे घर में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था, बल्कि हमारे मोहल्ले में जो लोग संपन्न थे, केवल उन्हीं के पास मोबाइल होता था। उन्हीं में से एक घर राधिका का था, जो मेरी स्कूल की सहेली थी और वह अमीर थी, इसलिए उसके पास अपना मोबाइल फोन था। मैं रोज राधिका के घर जाती और उसके फोन से शीतल से बात करती। मैं उससे हमेशा एक ही बात कहती कि वह मुझे अपने पास बुला ले। मैंने शीतल से कभी यह नहीं पूछा कि विदेश की जिंदगी कैसी थी, क्या वह वहां जाकर खुश थी या नहीं, क्या उसे हमारी याद आती थी या नहीं। बल्कि मैं तो उससे हमेशा एक ही बात कहती थी कि वह मुझे जितनी जल्दी हो सके अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं गरीबी भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी और उसके पास जाना चाहती थी। मेरी बातें सुन सुनकर शीतल के साथ साथ राधिका भी हैरान हो जाती थी। वह मुझे समझाती थी कि विदेश की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी मैं सोचती हूँ, क्योंकि उसके पिताजी भी विदेश में ही काम करते थे। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि विदेश की जिंदगी इस छोटी सी जगह में बिताई जा रही जिंदगी से कहीं बेहतर होगी। मैं हर रोज शीतल से एक ही बात कहती कि वह किसी तरह मुझे अपने पास बुला ले। मैं उसके पास जाकर हर तरह का काम करने को तैयार थी, ताकि मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि शीतल के साथ होने वाली मेरी यह सारी बातें सिर्फ राधिका ही नहीं, बल्कि उसका भाई भी सुन रहा था और एक ऐसा दुष्टतापूर्ण योजना बना रहा था जिससे न केवल मेरी, बल्कि मेरे पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती थी। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि राधिका का भाई निखिल मेरे बारे में क्या सोच रहा था। मैं तो बस रोज राधिका के सामने बैठकर शीतल से अपने दिल की बातें किया करती थी, और निखिल मेरी इन्हीं बातों को सुनकर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचने में लगा हुआ था। जब शीतल को दुबई गए 5 महीने हो चुके थे, तब शीतल ने खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है और मैं मासी। ये खबर सुनकर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी इस बात में थी कि मैं विदेश जा सकूंगी और ऐशो आराम से भरी जिंदगी जी सकूंगी, जिनका सपना मैंने बचपन से देखा था। और राधिका के जीवन को देखकर वह ख्वाब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। शीतल के माँ बनने की बात निखिल को भी पता चल गई, और तब उसे वह वजह मिल गई जिससे वह मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता था। शीतल के माँ बनने की खुशखबरी ने पूरे घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ा दी। माँ सजदे में गिर गई। पिताजी की आंखों में आंसू थे और मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन मेरी खुशी की वजह शीतल का माँ बनना नहीं था। मेरी खुशी की वजह कुछ और थी। मुझे लगा कि अब शीतल के पास जाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं इतनी बेसब्र थी कि मेरे कान सिर्फ वही सुनना चाहते थे जो मैं सुनना चाहती थी, और शीतल की या किसी और की कोई बात मुझे सुनाई नहीं देती थी। शीतल की थकान, उसका दुख, उसका अकेलापन, ये सब मुझे दिखाई ही नहीं देते थे। मैं तो बस अपने ख्वाबों में खुद को दुबई के किसी बड़े शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर के पीछे खड़ा देखती थी, या किसी हॉल में वेलकम ड्रिंक्स परोसते हुए, या खूबसूरत पोशाकों में फैशन शो में भाग लेते हुए, जैसे फिल्मों और धारावाहिकों में देखा करती थी। एक दिन जब मैं शीतल से बात करने राधिका के घर गई, तो निखिल ने मुझसे सीधे बात की और कहा, रंजना, क्या तुम सच में अपनी बहन के पास विदेश जाना चाहती हो? निखिल की बात सुनकर मैं चौंक गई। पहली बार वह इस तरह मुझसे बात कर रहा था।
मगर मैंने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। उसने कहा कि मुझे दुबई जाने के लिए उसके एक दोस्त से मिलना होगा, क्योंकि उसके अनुसार उसका दोस्त दिल्ली में एक कंपनी चलाता है और वह वहाँ खूबसूरत और जवान लड़कियों को रिसेप्शन, बिक्री या इवेंट प्रबंधन की नौकरी देता है। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी, मुझे उसके दोस्त के पास जाकर स्वयं मुलाकात देनी होगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उतावलेपन में बस यही पूछा कि मुझे कहाँ और कब जाना था। निखिल ने कहा कि वह खुद मुझे वहाँ ले जाएगा और राधिका भी हमारे साथ होगी, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि राधिका भी मेरे साथ होगी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा हो। मैंने माँ से कहा कि मैं राधिका के साथ दिल्ली जा रही हूँ, उसकी मामी के पास। माँ भी राधिका का नाम सुनते ही तुरंत मान गई। अगली शाम राधिका और निखिल मुझे लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना डर दिल में हलचल मचा रहा हो। हम एक औसत दर्जे के होटल पहुंचे, जहां निखिल ने बताया कि वह व्यक्ति अभी पहुंचा नहीं है, इसीलिए हम पहले कमरे में जाकर आराम कर लेते हैं। कमरे का नाम सुनते ही मैं घबरा गई। शायद निखिल को यह एहसास हो गया था कि मैं डर गई हूं। तभी वह मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त इसी होटल में मेरी मुलाकात लेने आ रहा है और वह थका हुआ आएगा, इसलिए मुलाकात भी आराम से करेगा। वह मुझसे कह रहा था कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह और राधिका भी तो साथ ही हैं। उस समय मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा, क्योंकि राधिका मेरे साथ थी और निखिल उसका भाई था। लेकिन जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, राधिका कहने लगी कि उसे कुछ लेना है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगी, और फिर वह वहां से चली गई, मगर लौट कर नहीं आई। मैं उसका इंतजार करती रही। कमरे में अब सिर्फ मैं और निखिल रह गए थे। कमरा बंद था, टीवी चल रहा था, मगर आवाज़ बंद थी। मैंने बेचैनी से निखिल से पूछा कि उसका वह दोस्त कब आएगा। मेरी बात सुनकर निखिल ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा कि वहां कोई नहीं आने वाला था। मैं घबरा गई, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा कि शायद वहां राधिका आ जाए, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो निखिल ने कमरे में दाखिल होते ही बंद कर दिया था, और मेरा शरीर वहां से हिल भी नहीं सका था। मैंने घबरा कर कहा, निखिल भैया, अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक अच्छा नहीं है। मैं चिल्लाकर कहने लगी, कृपया राधिका को बुलाइए। मगर निखिल का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में अब वह शैतान बोल रहा था, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने घिनौने अंदाज में कहने लगा, राधिका वहां नहीं आएगी, क्योंकि वह सब जानती थी। वह मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, तुम भी जानती हो कि तुम किस लिए यहाँ आई हो। अब ये मौका मत गवाओ। तुम अमीर बनना चाहती हो ना? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर निखिल ने जोर से मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचा। वह कहने लगा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह कमरा आवाज रहित है, और वैसे भी जब तुमने खुद कहा था कि तुम हर काम के लिए तैयार हो, बस तुम्हें पैसे मिलने चाहिए। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। उसने मेरे सामने 1000 के नोटों की गड्डियां रख दी और कहने लगा, लो, पैसे और मेरा काम करो, क्योंकि अब यह भी एक काम है और तुम्हें इसके बदले पैसे मिलेंगे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे शरीर से मानो प्राण निकलते जा रहे थे। मैं लड़खड़ा रही थी और जमीन पर गिर गई। निखिल के शब्द मेरे कानों में लगातार गूंज रहे थे, तुम जैसी लड़कियां तो अपनी इज्जत खुद थाली में परोस कर पेश करती हैं, तुमसे तो बस फायदा उठाना बाकी था। और उस रात मेरी इज्जत, मेरी सादगी, मेरी इच्छाएं, सब एक शैतानी इंसान की हवस की भेंट चढ़ गई। मैं बंद कमरे में राधिका का इंतजार करती रह गई। न वह आई, न कोई और, जो मुझे उस दरिंदे से बचा सकता। वह दरिंदा मुझे अपमानित करके मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर चला गया। उस रात मुझे खुद पर, अपने घटिया पैसे कमाने के सपनों पर बहुत गुस्सा आया। अगली सुबह मैं अपने कपड़ों को ठीक करती हुई, अपनी टूटी हुई आत्मसम्मान के साथ उस होटल के कमरे के दरवाजे से बाहर निकली और सीधे बस अड्डे की ओर चल पड़ी। मुझे ना राधिका मिली और ना ही उसके भाई का चेहरा दोबारा देखने का मुझ में साहस था। मैं पूरा रास्ता चुप रही। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि क्या मेरी तबीयत ठीक है।
मैंने खाली निगाहों से माँ की ओर देखा और सिर्फ सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो वहां सब कुछ पहले जैसा ही था। वही चेहरा, वही आंखें, मगर मेरे भीतर कुछ मर चुका था, कुछ ऐसा जो अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं बहुत देर तक अपने अपमानित अस्तित्व को घूरती रही। कुछ ही दिन बीते थे जब मुझे किसी अनजान नंबर से एक वीडियो मिला। उस वीडियो में मैं ही थी। वही होटल का कमरा था, वही पल थे और वही बेबसी थी। वह वीडियो देखकर मैं अंदर तक कांप उठी। उस वीडियो के साथ एक संदेश भी मिला कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये वीडियो सबको दिखा दी जाएगी। मुझसे कहा गया कि चुप रहो और बस काम करती रहो, तुम्हें और भी जगहों पर ले जाना है। मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया। मुझे लगा था कि जो पीड़ा मेरे साथ बीती थी वह अब समाप्त हो चुकी है, मगर वह तो उस पीड़ा की केवल एक झलक थी। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था। मैंने गुस्से में आकर वह फोन तोड़ दिया जो मेरे घर के दरवाजे पर पड़ा था, लेकिन वह धमकी मेरे मन में बिजली की तरह कौंध गई थी। उस दिन के बाद से राधिका ने मुझसे फिर कभी बात नहीं की। मैंने कोशिश की थी कि राधिका के घर जाकर उसे उसके घटिया भाई की सच्चाई बता सकूं, मगर राधिका का परिवार कुछ ही दिनों बाद वहां से चला गया था। मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी को कुछ बताया। मैं बस एक खामोशी की मूरत बन गई और खाली निगाहों से घर की दीवारों को देखा करती थी। मुझे लगता था कि जैसे किसी दिन निखिल माँ पिता के सामने मेरी वह वीडियो रख देगा और माँ पिता मुझे जान से मार डालेंगे, क्योंकि वे तो जानते ही थे कि मेरा राधिका के घर कितना आना जाना था। मैं हर दिन डर में जीती थी। मैं जरा सी आहट पर डर जाती थी। हर आहट पर मुझे ऐसा लगता कि वह निखिल था। उस दिन के बाद भी मेरा शीतल के पास दुबई जाने का इरादा नहीं बदला था। मैं उसके पास किसी भी कीमत पर जाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास राधिका का मोबाइल नहीं था जिससे मैं शीतल से कोई संपर्क रख सकती। काफी महीने बीत गए। सब कुछ सामान्य था। मैं धीरे धीरे वह सब कुछ भूलने लगी जो मेरे साथ उस होटल के कमरे में हुआ था। एक तरह से मैं खुश भी थी कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मगर एक दिन जब मैं घर में अकेली थी तो दरवाजे पर बहुत जोर की दस्तक हुई। मैं डर गई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वहां हमारे मोहल्ले का ही एक बच्चा हाथ में लिफाफा ले खड़ा था। मैंने उस बच्चे से वह लिफाफा ले लिया और जब मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी तो वह अचानक वहां से भाग गया। वह लिफाफा भारी था। मैंने अंदर आकर जैसे ही उसे खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मेरी कुछ तस्वीरें थीं जो उसी होटल के कमरे में खींची गई थीं। उन तस्वीरों में मेरी हालत देखकर कोई भी मुझे अपमानित और बदनाम करने का ताना दे सकता था। उन तस्वीरों के साथ एक कागज़ भी था जिस पर लिखा था कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीरें मेरी माँ पिता या शीतल के हाथ न लगें तो मुझे उस पर दिए गए पते पर जाना होगा और एक बार फिर वही सब कुछ करना होगा जो पहले मेरे साथ हो चुका था। मुझे एक सिहरन सी हो गई। मैंने पूरी ताकत से उस लिफाफे को दीवार पर दे मारा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अगर मैं उस पते पर गई तो न जाने मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। पहले तो मैं इस बात का शुक्र करती थी कि किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यह सोचकर मेरी आत्मा तक कांप उठी कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो माँ पिता तो जीते जी मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उस लिफाफे को आग लगा दी और पानी में बहा दिया। मैंने यह निश्चय कर लिया कि मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मुझे पछताना पड़े। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को फिर से शांत किया और बीते हुए दिनों को भूलने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा था कि उस लिफाफे को जला देने से मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन एक और रंग का लिफाफा मेरे घर की चौखट पर पड़ा था। जब मैंने वह लिफाफा खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि वह लिफाफा शीतल ने भेजा था। उस लिफाफे में एक नीले रंग का कागज था और उस पर लिखा था कि अब उसकी प्रसव की अंतिम दिन चल रहे हैं और उसे मेरी आवश्यकता थी, क्योंकि वह घर के सारे काम अकेले नहीं कर सकती थी और अजय ड्यूटी पर होता था। उसे आराम की आवश्यकता थी और किसी अपने की जरूरत थी जो उसका ध्यान रख सके। इसीलिए
वह मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। मैं तो खुशी से झूम उठी। उस समय मेरे मन से निखिल, राधिका, उस होटल में बीती हुई वह भयानक रात और निखिल की तरफ से मिला वह लिफाफा, सब कुछ ही निकल चुका था। उस वक्त अगर मेरे मन में कुछ चल रहा था तो बस यह कि मैं बहुत जल्द शीतल के पास जाने वाली थी और मेरे सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले थे। मैं एक बार फिर से वे सभी सपने देखने लगी जो निखिल के मेरे जीवन में आने के बाद से ठहर से गए थे। जब मैंने माँ बाप को इस बारे में बताया तो माँ भी बेहद खुश हो गई और उन्हें मेरे शीतल के पास जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। बल्कि माँ बाप तो मुझे खुशी खुशी शीतल के पास भेजने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने बहुत खुशी खुशी अपना सारा सामान तैयार करना शुरू कर दिया और ऊंचे ऊंचे सपने एक बार फिर मेरी आंखों में लौट आए। मैं यह सोचने लगी कि मुझे शीतल के पास जाकर क्या क्या करना है और किस तरह से ढेर सारे पैसे कमाने हैं। जिस दिन मैं उस लिफाफे पर लिखे हुए पते पर जाने वाली थी, पिताजी बहुत खुशी खुशी मुझे छोड़ने जा रहे थे। वह एक बड़ी सी इमारत थी जहां से मुझे अपना पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज लेने थे, क्योंकि शीतल मुझे पहले ही बता चुकी थी कि सारे कागजात का काम अजय ने पूरा करवा दिया था और मुझे बस कागजात एक बड़ी सी इमारत में जाकर लेने थे और उसके बाद हवाई अड्डे पर जाना था जहां से मैं शीतल के पास जा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था। उस बड़ी सी इमारत में मैं पिताजी के साथ ही गई और एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी से मिलने के बाद मुझे बहुत सारे कागज मिल गए। कुछ ही दिनों में मेरी उड़ान थी और मुझे मुंबई से दुबई जाना था। माँ पिता मुझे शीतल के पास भेजने से खुश तो थे, लेकिन उनकी आंखों में भी एक नमी थी, क्योंकि एक बेटी तो पहले ही उनसे दूर जा चुकी थी और अब शायद मैं भी उनके हाथों से निकलने वाली थी। उस दिन मैं बहुत खुश होकर तैयार हुई। पिताजी मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ने आए और मैं खुशी खुशी विमान की ओर जा ही रही थी जब एक आदमी ने आकर मुझे रोका और कहने लगा कि मेरे सामान की तलाशी लेना बाकी रह गया है। मैं निश्चिंत होकर उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता था कि यह भी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। मगर उस आदमी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वह बहाना बनाकर मुझे एक कमरे में ले गया जहां मेरे सामने वही घटिया चेहरा खड़ा था। मेरी आत्मा तक कांप उठी। वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मुझे जोर से पकड़ लिया जो मुझे लेकर निखिल के पास आया था। मेरी आंखों के सामने होटल का वही मंजर घूम गया जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रही थी। मगर निखिल की बात सुनकर मेरे बचे खुचे होश भी उड़ गए। वह मुझसे कहने लगा कि उसने मुझे बहुत आराम से अपने पास बुलाया था, किसी बच्चे के हाथ वह लिफाफा भेजकर। मगर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। तब उसे यह कदम उठाना पड़ा कि उसे शीतल के नाम का लिफाफा भेजना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि मैं शीतल की किसी भी बात को नहीं टाल सकती। और ऐसा ही हुआ। मैं उस लिफाफे पर आंख बंद कर भरोसा करके उसके सामने खड़ी थी। माँ बाप को तो यही लगा था कि मैं शीतल के पास जा चुकी हूँ, इसलिए वे मुझे ढूंढने भी नहीं आ सकते थे। उस दिन के बाद से हर दिन मुझ पर एक नई विपत्ति टूटती थी। मुझे एक दिन एक कमरे में बंद कर दिया गया और न जाने कौन कौन आकर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाता। निखिल भी उन्हीं में से एक था। मैं हर रोज दर्द और तकलीफ में चीखती चिल्लाती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे यह यकीन होता गया कि उस अंधेरे कमरे में मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मेरी किस्मत में जो पीड़ा लिख दी गई थी उससे कोई मुझे नहीं बचा सकता था। मैं हर रोज अपनी मृत्यु की प्रार्थना करती, लेकिन किस्मत ने हर मोड़ पर मेरे लिए एक नया इम्तिहान तैयार कर रखा था। मुझे न जाने कौन कौन सी दवाएं देकर बेहोश कर दिया जाता। कभी कभी मेरी आंखें खुलती तो कमरा अंधकारमय होता, और अगर कभी रोशनी भी होती तो मैं अपने सामने मौजूद चेहरों को पहचान नहीं पाती थी। आखिर एक दिन किस्मत को मुझ पर तरस आ ही गया जब उन लोगों ने मुझे कूड़े की तरह किसी सड़क के किनारे फेंक दिया। शायद उनका मुझसे मन भर गया था, या मैं अब उनके किसी काम की नहीं रही थी। जब मुझे होश आया तो मेरे शरीर में जान नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे पानी पिलाया और मुझसे मेरा नाम और पता पूछने लगे।
मुझे उन्हें अपने पिता का नाम और पता बताना ही पड़ा, क्योंकि मैं अपने माता-पिता के पास वापस जाना चाहती थी। शीतल के पास जाने का ख़्याल मेरे मन और दिमाग से निकल चुका था। मैं दोबारा शीतल के पास जाने की सोच भी नहीं सकती थी, चाहे वह स्वयं मुझे फ़ोन करके क्यों न बुलाए। मेरे शरीर पर जो कपड़े थे, वे केवल नाम के ही रह गए थे, क्योंकि वे बुरी तरह फट चुके थे और मेरे पूरे शरीर पर घावों के निशान थे। कोई भी मेरी हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका था। जब मैं अपने माता-पिता के पास पहुंची, तो उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। माँ तो मुझे देखते ही ऊंचे स्वर में रोने लगी और बार-बार अपने सीने पर हाथ मारने लगी। पिताजी तो एक शब्द तक नहीं बोल सके, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनकी चुप्पी बहुत गहरी थी। मुझे लगा था कि शायद माता-पिता मेरे साथ सहानुभूति करेंगे। कुछ दिन बीते, तो मेरी तबीयत भारी लगने लगी और मुझे उल्टियां होने लगीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मैं गर्भवती थी। तभी पिताजी आगे बढ़े और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मुझे कहने लगे कि इसी वजह से मैंने तुझे मना किया था कि तू अमीर लोगों से दोस्ती मत किया कर। मुझे पिताजी की बात की कुछ समझ नहीं आई। तब पिताजी ने एक लिफाफा मेरे मुंह पर दे मारा, जिसमें मेरी निखिल के साथ अनुचित स्थिति की तस्वीर थी, जिन्हें देखकर मैं नजरें नहीं मिला पाई। पिताजी जानते थे कि मेरा राधिका के घर आना जाना था और वह मुझे मना करते रहते थे, मगर मैं जिद करके उसके घर जाती थी। पिताजी को लगा था कि मैंने निखिल के साथ जानबूझकर गलत काम किया है। मैं उन्हें अपनी सफाइयां देती रह गई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऊपर से मेरा बढ़ता हुआ पेट मुझे और अधिक बदनामी में डाल रहा था। पिताजी ने मुझे धक्के देकर अपने ही घर से निकाल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से लोग उन पर उंगलियां उठाएं। मैं अपना टूटा-फूटा वजूद लेकर दर-दर भटकने लगी। कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी किसी सड़क किनारे सो जाती और कभी किसी पार्क में बड़े बेंच पर, जहां मेरी जैसी और भी बहुत सी भिखारी महिलाएं सो रही होतीं। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। अमीर बनने के सारे सपने एक कड़वी सच्चाई बनकर मेरे बचे खुचे अस्तित्व को चीरने लगे थे। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मेरे माता-पिता कैसे थे और शीतल कैसी थी। मुझे तो बस इस बात का पछतावा था कि मैंने निखिल के बारे में पहले ही अपने माँ-बाप को क्यों नहीं बताया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जब मेरे बच्चे के जन्म का समय आया, तो न जाने कौन सी महिलाएं मुझे एक सरकारी अस्पताल में छोड़ गईं, जहां मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उस बच्चे का पिता कौन था, मगर वह बच्चा बेहद मासूम था। उसे देखकर मैं अपने ऊपर बीती हर विपत्ति को भूल जाती थी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरे पास जीने का एक नया मकसद है। हर रोज उस बच्चे को सीने से लगाकर मैं खुद में जीने की एक नई हिम्मत पैदा करती थी। पहले तो मैं अकेली थी, इसलिए कभी भी किसी सड़क किनारे सो जाती थी, मगर अब मेरे साथ एक बच्चे की जिंदगी भी जुड़ गई थी, जिसे मैं अपनी तरह सड़क पर नहीं छोड़ सकती थी। तभी मैंने एक महिला आश्रय गृह में शरण ली। वहां मैं मेहनत करती थी। वहां पर हर वह काम करती थी जो मैंने अपने घर में कभी नहीं किया था। फिर वहां मैं लोगों के गंदे कपड़े धोती, उनके मैले कुचैले बर्तन साफ करती और उनके कमरों की गंदगी उठाती। सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे सूरज के लिए। मेरी दुनिया सूरज से ही शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी और मैं उसके लिए हर काम करने को तैयार थी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों के जूते ही क्यों न साफ करने पड़ते। जैसे जैसे सूरज बड़ा हो रहा था, उसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। सुंदर तो मैं भी थी, मगर मुझे यकीन हो गया था कि उसका बाप कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा। तभी सूरज में भी एक अजीब आकर्षण था, जो मुझे उसकी ओर खींचता था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की सारी कठिनाइयां अब खत्म हो चुकी हैं। मगर एक दिन जब एक बहुत धनी व्यक्ति अनाथालय में दान देने आया, तो मेरी निगाह उस पर टिक गई, क्योंकि सूरज के चेहरे में उसकी झलक थी। वह आदमी भी सूरज और मुझे देखकर ठिठक गया और मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं उसके सवाल पर हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इस बड़े अमीर आदमी से क्या संबंध हो सकता है, मगर उसकी नजरें सूरज से हट ही नहीं रही थीं। सूरज का भी वही रंग रूप था, वही कदकाठी थी
जो उस आदमी की थी। तभी वह व्यक्ति अनाथालय वालों से बात करके मुझे और सूरज को अपने साथ ले जाने लगा। मन में बीते समय की सारी घटनाएं घूम गईं। मैंने उस आदमी के साथ जाने से मना कर दिया, मगर तभी वह मुझे एक कमरे में ले गया और कहने लगा कि वह सूरज का बाप है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वही मेरा अपराधी है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर ऐसा करने के बाद उसे कभी चैन नहीं मिला। उसका नाम रमेश था और वह शहर का बहुत बड़ा व्यवसायी था। पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर हर रात मेरा चेहरा उसके सामने किसी डरावने सपने की तरह आ जाता था। रमेश की एक बहन थी जो मेरी ही उम्र की थी और उसकी इज्जत भी किसी ने खराब कर दी। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने भी किसी लड़की के साथ गलत किया था। तभी तो उसकी बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ। वह बहुत समय तक मेरी तलाश में रहा, इसीलिए वह हर जगह मेरा नाम लेकर दान करता था। हर जगह मेरे नाम की मन्नतें मांगता था, ताकि किसी तरह अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। मगर वह यह नहीं जानता था कि एक दिन उसका पाप उसके सामने आ खड़ा होगा। मुझे भी उसकी बातों पर थोड़ा-थोड़ा विश्वास तो हो ही गया था, क्योंकि सूरज बिल्कुल रमेश की तरह ही दिखता था। उसके भी वही चेहरे मोहरे थे जो रमेश के थे। मैं बहुत मुश्किल से रमेश के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। आज रमेश से शादी किए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। रमेश निखिल का ही कोई दोस्त था और उन्हीं लोगों में शामिल था जिन्होंने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। मगर सच कहते हैं कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था, वही कुछ उसकी बहन के साथ भी हुआ और वह अब जीवित नहीं रही। तब उसे अपने पाप का एहसास हुआ और उसने मुझसे क्षमा मांगने के साथ-साथ निखिल को सज़ा भी दिलवाई। आज निखिल अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में काट रहा है। अभी तक मेरी राधिका से कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब मैं राधिका की तलाश में हूँ, ताकि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। शीतल के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई है, मगर मेरे घरवाले अब दोबारा मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा ही दोष था। आज मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मगर अब इस धन दौलत की मुझे कोई चाह नहीं रह गई है। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। इंसान चाहे जितनी दौलत कमा ले, लेकिन सच्ची शांति और सम्मान उसे तभी मिलता है जब वह अपने कर्मों का सामना करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। साथ ही यह भी सिखाता है कि समाज में अक्सर पीड़िता को दोषी ठहराया जाता है, जबकि दोष असल में अपराधी का होता है। इसीलिए जरूरी है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और सच्चाई का साथ दें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।